Yes, is it fine now? Am I audible? Yes, very good afternoon, Ayush, Mohini, Pankaj, Ravina, Prince. Yes. In last class, we started with the topic. Yes, Ayush? मैम ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होंगी, कोई आइडिया? जल्दी शुरू होने वाली हैं क्लासेस, ठीक है ना, सब चीज़ नॉर्मल है. सो मोस्ट प्रोबेबली आपकी मिड ऑफ फैब या एंड ऑफ फेब्रुअरी आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी ऑफलाइन. ओके ओके ऋतिक. यस राकेश, वेरी गुड आफ्टरनून. यस, इन लास्ट क्लास वी वर डूइंग द टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन. उसके अंदर हमने 3 गैसेस कर लिया. हमने किया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड थर्ड वन इज CO2, राइट. नाउ फोर्थ इज हवा के अंदर वाटर वेपर्स भी हैं, जल वाष्प. सो नेक्स्ट इज वाटर वेपर्स. यस, वेरी गुड आफ्टरनून ललिता. जल वाष्प. यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर वेपर्स? जल वाष्प का क्या महत्व है? यस, वाटर वेपर्स, जल वाष्प. यस यस, वेरी गुड आफ्टरनून हर्षवर्धन. लाइट विजिबल हो रहा है, दिख नहीं रहा? जस्ट वेट. Yes, can you tell me what is the importance of the water vapors? Yes, it creates the base for the water droplets in the atmosphere. Yes, very good. And what else? Very good afternoon Bhagat. आ गए आप? Yes, tell me what is the importance of the water vapors? जल वाष्प का क्या महत्व है? Water vapors, is it visible now? जल वाष्प का क्या महत्व है? यस यस, वेरी गुड आफ्टरनून विकास. क्या लिखा मोहिनी आपने? यूजफुल फॉर रेन. यस, इट इज यूजफुल फॉर रेन. भाई भाप होगी, वही वाटर वेपर ही तो वाटर ड्रॉप में बदलेगा. देखिए, मान लीजिए ये पानी, पानी पे गिरी धूप, सोलर रेडिएशंस, तो क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा. टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो पानी भाप में बदल जाएगा. पानी जब भाप में बदल जाएगा, ये ऊपर की ओर उठने लगेगा, राइट. और अभी कल ही वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, एज वी मूव टूवर्ड्स हायर एल्टीट्यूड, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ओके ओके विवेक, I remember your name as Vikas. Yes, as we move towards higher altitude, temperature will increase or decrease. जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? Fast. And also give me the reason why. Temperature will increase. Very good भगत. ऊंचाई पे जाने पे तापमान बढ़ता है, ऐसा क्यों? यस मोहिनी, डिक्रीज. हाँ ललिता, आप भी बताइए, ऊंचाई पे जाने पे तापमान क्यों बढ़ेगा?
हाँ भगत, ये सूरज के पास जाएंगे तो तापमान तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही. इज दिस द रीजन फॉर ललीना ऑल्सो, सॉरी ललीना, ललिता, आपका क्या रीजन है ऊंचाई पे जाने पे तापमान क्यों बढ़ रहा है? यस मोहिनी, एज तापमान घट रहा है, वाई? वट एवर आंसर यू आर गिविंग, गिव द रीजन ऑल्सो. ऊंचाई पे जाने पे तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? गिव द रीजन. यस भगत, सॉरी हर्षवर्धन. मैम, it depends on layer wise. In general, I'm just asking in general, till troposphere. Here we are not specified to layers. In general, जैसे आप हिल स्टेशंस पे जा रहे हो, आप ऊंचाई पे जा रहे हो, ठीक है ना? वाटर वेपर्स आर कन्फाइंड टू दैट स्फीयर ओनली. हाँ बताया नहीं, देखो भगत ने तो कितना अच्छा आंसर दिया. अब हम सूरज के पास जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा. वही अदर्स आर नॉट रिप्लाइंग, सब चुप क्यों बैठे हो? हाँ, लास्ट क्लास में इतना अच्छा डिस्कशन किया था हमने इस पर. यस मोहिनी, वाई यू नॉट गिविंग द रीजन? यस मोहिनी, रेडिएशंस के इफेक्ट कम होता है. ओके विवेक, घटेगा. यस, वाई घटेगा? वाई इट विल डिक्रीज? कम क्यों होगा? यस रवीना मैम, डिक्रीज होगा बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर. आपने आंसर सही दिया है रवीना, लेकिन उसका जो रीजन दिया है वो गलत दिया है बेटा. मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो प्रेशर घटता है. इज इट क्लियर? आपने कहा घटेगा, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों घटेगा वो रीजन गलत बताया. बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो. मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं या मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, दैट विल डिसाइड्स द प्रेशर. ओके, टेम्परेचर को वो डिसाइड नहीं करेगा. ड्यू यस ऋतिक, डिक्रीज होगा लेकिन रीजन नहीं पता. व्हाई यू डिडंट अटेंड द लास्ट क्लास? आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया? हाँ राकेश, तापमान घटेगा. प्रेशर इज द रीजन. यस हर्षवर्धन, प्रेशर इज द रीजन. अच्छा, कहीं भी प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर कम हो जाएगा. ओके पृथ्वी से विवेक, पृथ्वी से ऊष्मा ऊपर नहीं पहुंच पाती. यस विवेक, वेरी गुड. यस, वेरी गुड आफ्टरनून मिलन. यस, वेरी गुड आफ्टरनून 4439. योर नेम इज नॉट विजिबल हियर. यस मोहिनी, इंफ्रारेड रेडिएशंस कम हो जाती है. यस मोहिनी, इतने सारे बच्चों में ओनली वन गर्ल हैज आंसर्ड करेक्टली. अरे लास्ट क्लास में 1 घंटा लेक्चर लिया हमने इस पे. ओके ओके विशाल, ओके ठीक है. इतने सारे बच्चों. यस, व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग? लास्ट क्लास 1 घंटा हमने इस पर डिस्कशन किया है. क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? यस हर्षवर्धन, जमीन पर गर्मियों में तपते रेगिस्तान में गर्मी में प्रेशर कम रहता है कि नहीं? तो क्या टेम्परेचर कम हो जाता है? थार रेगिस्तान में गर्मियों में प्रेशर बिल्कुल कम रहता है, तो इसका मतलब क्या तापमान कम हो जाता है? मैंने क्या बताया था? प्रेशर का रिलेशन किससे है? हवा का वजन. वजन कितना पड़ रहा है. प्रेशर का टेम्परेचर पे रिलेशन नहीं है. टेम्परेचर का प्रेशर पे रिलेशन हो सकता है. मैम, अपर ऊपर आईआर रेडिएशंस लिखा था आपने, ध्यान नहीं दिया. अच्छा, आपने लिखा था आईआर रेडिएशंस. ओके ओके ओके. एंड मोहिनी, मैं आप ही का नाम ले रही हूं, आप ही का आंसर सही है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओनली यू हैव आंसर्ड करेक्टली.
अदरवाइज नो वन हैज आंसर्ड। तो इसका मतलब लास्ट क्लास में 1 घंटा मैंने क्या किया, 2 घंटा, सॉरी 2 आवर्स हमने डिस्कस नहीं किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने डिस्कस नहीं किया था कि एटमॉस्फेयर जो है सूरज से आने वाली रेडिएशन से गर्म नहीं होता। भगत आप ऊपर जा रहे हो, हाँ सूरज की पास तरफ जा रहे हो, लेकिन ऊपर जाने पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आप हिल स्टेशंस पे जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है क्या? मसूरी जाते हो, नैनीताल जाते हो, माउंट एवरेस्ट जाओगे तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? यस ललिता, आप लोगों ने तो भगत ने तो क्लास अटेंड नहीं किया, ललिता आपने तो अटेंड किया था ना क्लास। इतना ही याद रख लो, ऊंचाई पे जा रहे हो आप, हिल स्टेशंस पे जा रहे हो, कश्मीर में पहाड़ों पर जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या मतलब? हम अगर आगे चलते चले जाएं, आप लोग कुछ याद ही नहीं रख रहे हो पिछला, और ऐसा भी नहीं कि 3-4 दिन पहले की बात है, आई थिंक लास्ट क्लास। बताया द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस। यस ऋतिक, देखिए हमने डिस्कस किया था अर्थ का एटमॉस्फेयर, हवा, सूरज से आने वाली किरणों से गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी कोई गैस है ही नहीं जो सूरज से आने वाली किरण को एब्जॉर्ब करे, इसलिए सूरज से हवा गर्म नहीं होती। ठीक है ना भगत? ठीक है ललिता? जब ये किरण धरती पे पहुंचती है, धरती इसको एब्जॉर्ब करती है। याद रखेगा कोई भी चीज गर्म कब होगी? जब रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर ये किरण ऐसे के ऐसे टकरा के वापस लौट जाए, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो, तो कुछ भी गर्म नहीं होगा। तो ये जो सूरज से किरण आती है इसको धरती एब्जॉर्ब करती है, इसलिए धरती गर्म होगी। एंड व्हेन द अर्थ गेट्स हीटेड, कोई भी चीज गर्म होगी तो उससे हीट निकलना शुरू होगी कि नहीं? आप देखते हो घर पे खाना बनाते, चपाती बनती है तो उससे भाप निकलने लगती है कि नहीं, रेडिएशंस निकलती है कि नहीं? कोई भी चीज गर्म होगी तो उससे हीट निकलना शुरू हो जाएगी। तो धरती जब खुद गर्म हो जाती है, इससे रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाएगी। और यही रेडिएशंस कौन सी हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस, अवरक्त किरणें। तो धरती पहले गर्म हुई, धरती से जब ये आने वाली सूरज की किरण की एनर्जी ज्यादा है, जैसे आपने देखा है ओजोन गैस है हवा के अंदर, वो किसको एब्जॉर्ब करती है? अल्ट्रावायलेट को। ऐसे एटमॉस्फेयर में कोई गैस नहीं है जो कि सूरज से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करे, इसलिए हवा आने वाली किरण से गर्म नहीं होती, इसलिए ये किरणें धरती पर पहुंचती है। अर्थ गर्म होती है, एंड व्हेन अर्थ गेट हीटेड इट स्टार्ट्स एमिटिंग रेडिएशंस। और ये जो किरण निकल रही है इंफ्रारेड, इसको कौन सी गैस एब्जॉर्ब करती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे एब्जॉर्ब करती है, तब हवा गर्म होती है। आया समझ में? इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये चीज आप अभी सर्दी में बहुत अच्छे से देख रहे हो। अभी 12 बज रहा है, आप बाहर जाओ, धरती पे हाथ लगाओ, धरती गर्म लगेगी क्योंकि धूप आ चुकी है, लेकिन हवा अभी भी ठंडी है। हवा कितने बजे जाकर के गर्म होती है? 3-4 बजे जाके, तब लगता है हाँ अब हवा थोड़ी सी गर्म आई। सर्दी में ये चीज बहुत अच्छे से महसूस होती है। तो पहले क्या गर्म होती है? धरती। फिर क्या गर्म होती है? हवा। इसका मतलब हवा के गर्म होने का सोर्स सूरज नहीं है। हवा किससे गर्म हो रही है? धरती से निकलने वाली किरण से गर्म होती है।
तो हवा का वो हिस्सा जो धरती के पास होगा वो ज्यादा गर्म होगा, और आप जैसे जैसे धरती से दूर जाते जाओगे तो तापमान कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे CO2 भी कम हो गया, ऊंचाई पे जाने पे इंफ्रारेड रेडिएशंस भी कम हो गई, इसीलिए हवा गर्म नहीं होती। इसीलिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान कम होता है, इतना कम होता है कि पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी होती है। हमें पता है इक्वेटर पे धूप सीधी गिरती है। अगर हम धरती की बात करें, ये अपनी अर्थ मान लो, तो धूप सीधी इक्वेटर पे गिरती है। पोल्स पर ऊपर या नीचे जाने पर तापमान कम होता है कि नहीं? नॉर्थ पोल साउथ पोल पूरे बर्फ से ढके हैं, राइट? लेकिन इक्वेटर पे एक पहाड़ है, माउंट किलिमंजारो, इक्वेटर के पास में है ये चोटी, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। इस पहाड़ की ऊपर चढ़ जाओ तो इसकी चोटी बर्फ से ढकी है। तो क्वेश्चन आपसे सीधा यही पूछ लेंगे कि ये जो माउंट किलिमंजारो है ये इक्वेटर पे है, और हमें पता है इक्वेटर पे तो धूप तेज पड़ती है, तो इस पहाड़ की चोटी पे बर्फ क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान गिरता है। वाई द टेम्परेचर रिड्यूसेस? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कम क्यों हो गया? क्योंकि हवा के गर्म होने का सोर्स सूरज नहीं है, हवा के गर्म होने का सोर्स क्या है? धरती। तो धरती से निकलने वाली किरण ऊंचाई पे जाने पे कम हो जाएगी। CO2 गैस आपको पता है भारी गैस है, ऊपर जाने पे कम हो जाएगी, इसीलिए तापमान गिर जाता है। ठीक है? यस, वेरी गुड आफ्टरनून सौरभ। यस, तो ये चीज क्लियर है? इज इट क्लियर? याद आया सबको? ऊंचाई पे जाने पे तापमान कम क्यों होगा? इज इट क्लियर? प्रेशर इज नॉट द रीजन। और ये मत सोचो सूरज के भगवान के पास हम जा रहे हैं तो तापमान कम होता जाएगा। एक हाइट पे जाते जाते तो इतना कम हो जाता है, -80 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, जस्ट इमेजिन। ठीक है? क्लियर? ओके ओके। तो चलिए हम लोग फिर से आपको याद दिला दूं। हाँ, आपका भी सही था विवेक, राइट? हाँ विवेक, आपका आंसर सही था, लेकिन आपने रीजन नहीं दिया। देखो, जब भी आप आंसर दे रहे हो, वट एवर आंसर यू आर गिविंग, गिव द रीजन ऑल्सो, कि क्या कारण है, आप क्या यस बोल रहे हो, नो बोल रहे हो, जो भी आंसर दे रहे हो गिव द रीजन ऑल्सो। जब आप रीजन देते हो तब पता चलता है कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, या तुक्का लगाया या गूगल किया। हाँ, ऑनलाइन क्लास का एक बेनिफिट ये भी है कि मैम पूछे जल्दी से साइड में गूगल करके बता दो। ठीक है ना? यस, तो आपको याद दिला दे, टॉपिक चल रहा है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। हमने देखा हवा में कौन कौन सी गैसेस हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? हमने पहले डिस्कस किया था नाइट्रोजन गैस, फिर डिस्कस किया ऑक्सीजन गैस, फिर डिस्कस किया CO2। अब हम डिस्कस कर रहे हैं
Yes, am I audible? Yes, am I audible? Please message. Am I audible? Okay. चलिए, लाइट चली गई थी बीच में। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो आज देखिए हो गया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर वेपर्स, जल वाष्प का क्या महत्व है। ठीक है। सो दो बच्चों ने आंसर किया था, इट इज द बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स, या फिर ये बारिश होने में मदद करते हैं। देखो, अगर हवा में जल वाष्प नहीं होगी तो बूंदे कहाँ से आएंगी? वाटर ड्रॉप्स नहीं होंगे, क्लाउड्स बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। ठीक है। तो होता क्या है, ये धूप गिर रही है, धूप गिरेगी पानी पे, टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होगा, पानी किस में बदल गया? भाप में। भाप हल्की होगी, हवा जैसे जैसे गर्म होती है ऊपर की ओर उठती है, तो हवा जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगी तापमान गिरेगा। यहाँ तक ठीक? तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा तो क्या होगा? वाटर वेपर विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉप्स, जलवाष्प जल बूंद में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, पानी गर्म किया तो भाप बन गया, उल्टा कर दो, भाप को ठंडा कर दो तो वापस पानी बनेगा कि नहीं? वाटर ड्रॉप्स। ठीक है ना। तो ये भाप जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रही है तापमान घटेगा, तो तापमान घटेगा, भाप बूंद में बदलेगी। लेकिन बूंद क्या है? लिक्विड है। सो इस लिक्विड को ठहरने के लिए हवा में कोई सॉलिड बेस चाहिए जिसपे भाप बूंद में बदले। तो हवा के अंदर ये ठोस सतह है, कौन देते हैं? डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण। ठीक है ना। तो भाप क्या होगी? बूंद में बदलेगी, बादल बनते हैं और बारिश होती है। ठीक है ना। तो अगर भाप, वाटर वेपर्स नहीं हुए हवा में, भाप बूंद में नहीं बदलेगी, बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी। तो चाहे बारिश का होना हो या फिर स्नोफॉल या फिर ओले गिरना, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हवा में वाटर वेपर्स हैं, जल वाष्प है। तो वाटर वेपर का फर्स्ट इंपॉर्टेंस आप लिख लो, वाटर वेपर्स। अच्छा, अब देखो, सागर में ज्यादातर पानी है, ठीक है, भाप बनता है, बादल बनते हैं, बरसात होती है। सागर का पानी कैसा है? खारा। बरसात का पानी कैसा है? फ्रेश वाटर, मीठा पानी। ठीक है ना, फ्रेश वाटर है जो हम पी सकते हैं पानी, सागर का पानी हम नहीं पी सकते। ठीक है। सो आई कैन से दिस कि जो वाटर है, फ्रेश वाटर, उसका सोर्स क्या है? वाटर वेपर्स। तो आप लिख लीजिए एक पॉइंट, एक पॉइंट लिख लीजिए, इट कॉजेज रेनफॉल और स्नोफॉल। इट कॉजेज रेनफॉल और snowfall. Thus, it is a source of fresh water on land.
Yes, it causes rainfall or snowfall. It causes rainfall or snowfall. Thus, it is a source of fresh water on land. ये वर्षा या हिमपात करते हैं, ये वर्षा या हिमपात करते हैं। अतः ये जमीन पर, अतः ये जमीन पर मीठे पानी का स्रोत, ये जमीन पर मीठे पानी का स्रोत है। ये वर्षा या हिमपात करते हैं, अतः ये जमीन पर मीठे पानी का स्रोत है। क्लियर? और क्या यूज है वाटर वेपर्स का? यस, व्हाट इज द अदर यूज ऑफ वाटर वेपर? जल वाष्प का और क्या महत्व है? यस, प्लीज रिप्लाई फास्ट। यस ऋतिक? स्टीम इंजन। देखो, यहाँ हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना? हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक प्रभाव, नेचुरल इफेक्ट क्या क्या है। ऐसे तो स्टीम के बहुत यूज है। Is it clear? Here we are discussing only the natural effect, natural importance. Yes, मोहिनी? प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ओके, प्रेशर में डिफरेंस होता है, लेकिन वहां इतना मेजर रोल इसका नहीं होता, ठीक है ना? यस रवीना? क्लाउड फॉर्मेशन होता है। हाँ बेटा, ये पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया ना, बादल बनते तभी तो बारिश होगी। इट कॉजेज रेनफॉल और स्नोफॉल, वो एक ही पॉइंट है। अगर आप कह रहे हो बादल बनते हैं इससे, तो वो एक ही बात है, ये पॉइंट इसी में आ गया। या आप इस पॉइंट को पूरा ऐसे लिख लो, इट फॉर्म्स क्लाउड्स दस कॉजेज रेनफॉल और स्नोफॉल, इससे बादल बनते हैं जिससे बारिश होती है। यस यस सुरभि, वाटर साइकिल। यस, वाटर वेपर्स की वजह से वाटर साइकिल मेंटेन रहती है, ठीक है ना? सागर का पानी इवापोरेट होके हवा में आता है, हवा से लैंड पे जाता है, बरसात होती है, स्नोफॉल होता है, बह करके जमीन पे वापस से सागर में जाता है। दिस इज वाटर साइकिल। यस ललिता मैम, सागर का पानी खारा होता है, वाष्प बनता है, तो जब बारिश होती है तो मीठा पानी कैसे हो जाता है? ओके, शी इज आस्किंग कि सागर का पानी तो खारा है, और वो जब इवेपोरेट होके बरसात हो रही तो मीठा कैसे हो जाता है? वो नमक कहाँ चला गया पानी का? Yes, Milin, helps in photosynthesis. Very good. Absorbs long wave radiations. Yes, Ravi Shankar, this is the answer which is I was seeking. Very good. This is also one of the importance. And due to, अच्छा ये बताओ, ये जो long wave को absorb करता है उसकी वजह से क्या होता है? Yes, Ritik, because only water evaporates and not salt. Yes, very good. देखो ललिता, आपने घर में भी देखा होगा, आज यही एक्सपेरिमेंट करना है। एक कटोरे में पानी लेना, उसमें नमक डाल के घोल देना, ठीक है ना? वो तो घुल जाएगा, तो ये हो गया सागर का पानी। अब इसको गैस पे गरम कर देना, तो क्या होगा? पानी तो पूरा उड़ जाएगा, भाप बन के पीछे कटोरे में क्या रह जाएगा? नमक। ठीक है, नमक इवेपोरेट नहीं होता है, सिर्फ भाप ही तो इवेपोरेट होके जाएगी। इसलिए सागर से सिर्फ भाप, पानी भाप बन के तो चला जाएगा, नमक पीछे ही रह जाता है। तो जब बरसात होगी तो पानी कैसा होगा? मीठा पानी। यस भगत, क्योंकि इवैल्यूएशन मेथड में
नमक वेपराइज, यस, इवेपोरेशन में नमक वेपराइज नहीं होता। तो ठीक है ललिता, यस। अच्छा ये बताओ, सर्दियाँ तेज पड़ रही है अभी? अभी तो बहुत अच्छी सर्दी पड़ रही है स्पेसिफिक। आज तो मौसम खुला है, लेकिन पिछले 4-5 दिन अच्छा खासा मौसम था। यस। अच्छा ये बताओ, अभी धूप निकल रही है, ठीक है ना? सॉरी, मान लो तेज सर्दी पड़ रही है। आज तो धूप निकल गई, लेकिन आप मान लो तेज सर्दी, अभी जैसे 4-5 दिन पहले ठंड बहुत तेज थी, और अगर अचानक से बादल छा जाए, अचानक से बादल भी आ गए, पहले ही टेम्परेचर कम, सर्दी, मान लो तापमान है 5 डिग्री, अब अचानक से बादल छा जाए, तो ये बताओ आपको ठंड और ज्यादा लगेगी या ठंड कम लगेगी? जो भी रीजन बताओ उसके साथ उसका आंसर भी देना। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो टेल मी, 5 डिग्री तापमान है, ठंड बहुत ही तेज है, अचानक से घने बादल छा गए, तो अब आपको ठंड और ज्यादा लगेगी या ठंड कम लगेगी? यस ऋतिक, गर्मी लगेगी। ठीक है, रीजन? ठंड कम लगेगी। ओके विवेक, तो आंसर बताओ, उसका रीजन क्या है, कम क्यों लगेगी? यस मोहिनी, कम लगेगी, कम लगेगी। यस रविशंकर, ठंड कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? यस ललिता, कम लगेगी। ऑब्वियसली 85 डिग्री तापमान है, ऊपर से बादल और आगे, तो ठंडी लगेगी। यस यस हर्षवर्धन, यस भगत सिंह, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, फास्ट। बादल की वजह से ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है। हाँ, लेकिन आपने आंसर तो दिया है ठंड कम लगेगी। ओके, अच्छा आपने ये लिखा ठंड कम लगेगी, ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। यस ऋतिक, बिकॉज मॉइस्चर कम हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, बादल आ जाएंगे तो मॉइस्चर कम हो जाएगा। ओके, ड्यू टू वाटर वेपर्स इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वार्मिंग। ओके ठीक है, देखिए जैसे जैसे बादल आ जाएंगे तो हमको ठंड कम लगती है, आंसर सही है। और इसका आंसर क्या है? इट ऑल्सो शोज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बादल भाप भी हरित गृह प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, जो काम CO2 कर रहा है वही काम ये वाटर वेपर भी करते हैं। अर्थ से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करते हैं, रोक लेते हैं, इसे वापस बाहर नहीं जाने देते, तो धरती गर्म हो जाती है। इसीलिए बादल जब आ जाते हैं, भले ही सूरज ना दिखाई दे, लेकिन ठंड भी कम लगती है। क्लियर है? यस 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 रविशंकर, योर आंसर इज करेक्ट। आपने तो ऊपर ही लिख दिया था कि रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। मोहिनी, बिकॉज बादल की वजह से इंफ्रारेड रेडिएशंस की एनर्जी ज्यादा हो जाती। बेटा आपने आंसर तो सही दिया है, इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और किरणों का एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा, हीटिंग उतनी ज्यादा होगी। यस हर्षवर्धन, ठंड कम लगेगी क्योंकि जो गैस ट्रैप हुई है वो वही रहेगी। यहाँ गैस ट्रैप नहीं होती है,
इज इट क्लियर? यस, रेडिएशंस, किरणें। सूरज से आने वाली किरण जो है, सॉरी, धरती से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को जैसे CO2 रोकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सो वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शोज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑप्शन में दे दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, 4 नाम दे दिए। तो आप किस किस पर टिक करोगे? कौन कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? यस, CO2 भी है और वाटर वेपर भी है। जल वाष्प जितना अधिक होगा उतना हमें गर्मी लगती। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखो जून के महीने में जब मॉनसून आने वाला होता है, उससे जस्ट पहले का समय, आप देखो हमें अजीब सी गर्मी लगती है। एक तो चिपचिप लगता है क्योंकि हवा में मॉइस्चर आ गया और बारिश हो नहीं रही। हम नहीं कहते उमस पड़ रही है, बारिश अब तेज होने वाली है। बरसात से थोड़ी देर पहले का समय बहुत तेज चुभन वाली गर्मी होती है, ये स्टीम की वजह से, वाटर वेपर की वजह से। आ गया समझ में? ठीक है ना? सो यानी हम ये कह सकते हैं वाटर वेपर्स भी अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। वाटर टेम्परेचर, सॉरी, वाटर वेपर ऑल्सो रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। यस ऋतिक, घुटन होने लगती है। नहीं, घुटन तो नहीं होती है, अनकंफर्टेबल, अनईजी फील करते हैं क्योंकि चिपचिप लगता है। चिपचिप क्यों लग रहा है? क्योंकि हवा में नमी बहुत ज्यादा है, और हवा में जितनी देर स्टीम रहती है, नमी रहेगी, हमें गर्मी बहुत तेज लगती है। और जैसे ही बरसात हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा में जो वाटर वेपर था वो बूंद बन गया और बरसात हो गई, पानी नीचे गिर गया, यानी हवा में वाटर वेपर कम हो गया, इसलिए मौसम एकदम सुहाना सा हो जाता है जस्ट आफ्टर रेनफॉल। जस्ट बिफोर रेनफॉल तेज गर्मी, चुभन, ठीक है ना, बहुत अनईजी फील होता है, लेकिन जस्ट आफ्टर रेनफॉल, बरसात होते ही मौसम ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा में जो भाप थी बूंद बन के नीचे गिर गई जमीन पर, इसीलिए हवा का तापमान गिर जाता है। ठीक है ना? तो आप लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। It also shows greenhouse effect. It also shows greenhouse effect. Thus, it helps in regulating the temperature of Earth. यह गैस भी हरित गृह प्रभाव दर्शाती है। हरित गृह प्रभाव दर्शाती है। अतः ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है। अतः ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है। यस, और क्या इंपॉर्टेंस है? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या? पानी से भाप बन के हवा में आ गया, बारिश होके वापस जमीन पे गिर गया, जमीन से पानी फिर सागर में गया, ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। इस वजह से सागर का खारा पानी मीठा पानी बन के गिरता है पहाड़ों पे। इट इज़ अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, लेकिन पानी जब वापस से बह करके जाता है सागर में पहुंच जाता है। तो इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। आप लिख लो, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, दिख रहा है ना, it helps in maintaining water cycle on earth. It helps in maintaining water cycle on earth. ये पृथ्वी पर जल चक्र को बनाए रखता है।
ये पृथ्वी पर जल चक्र को बनाए रखता है. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल ऑन अर्थ. ठीक है ना? यस. अच्छा ये बताइए, वाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू. आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? यस. Scattering of blue color. Yes, very good, Bhagat. Due to the atmospheric refraction. Yes, true. Yes, good, Ravi Shankar. ये बताइए, ये जो आप बोल रहे हो स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सौरभ, स्कैटरिंग ऑफ सनरेज. वेरी गुड. ये स्कैटरिंग किस वजह से होती है? यस पंकज, डस्ट पार्टिकल की वजह से. ओके. यस, अदर्स आर नॉट रिप्लाइंग. यस प्रिया, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट इज ट्रू, बट व्हाई? बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल. यस भगत सिंह, वाटर वेपर की वजह से. यस पंकज. अच्छा, आपका आंसर है दोनों. डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर. वाटर वेपर की वजह से स्कैटरिंग होती है. यस, व्हाई अदर्स आर नॉट रिप्लाइंग? रिप्लाई फास्ट. पंकज, आपने दो आंसर दिए, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स. किसकी वजह से स्कैटरिंग होती है? गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल की वजह से. ओके प्रिया मैम, पढ़ा तो था, अभी याद नहीं आ रहा. चलिए ओके, कोई बात नहीं, जितना याद है उसी बेसिस पे आंसर कर दीजिए. प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन प्रक्रिया जो होती है, वो किस वजह से होती है? Yes, dispersion of light. Yes, Ravina. But because of what? मैम, जब लाइट वाटर वेपर से पास होती है तो 7 कलर्स में फैल जाती है. ओके भगत. लाइट जब पास होती है वाटर वेपर से, जल बूंद से, चलो ये अपनी जल बूंद हो गई, ये बूंद हो गई है ना, तो ये लाइट जब पास हुई तो 7 रंगों में बिखर गई. यही कह रहे हैं ना भगत सिंह आप, है ना? ये वाटर ड्रॉप है, दिस इज वाटर ड्रॉप, जल बूंद. तो ये बताइए भगत, जब 7 रंगों में बिखरता है तो आसमान तो 7 रंग का दिखाई देना चाहिए, है कि नहीं? वो एक ही रंग का क्यों दिखाई देता है? यस ऋतिक, वेरी गुड. वेपर एक्ट लाइक अ प्रिज्म. तो आई थिंक मैंने सही डिस्क्रिप्शन दिया है इधर. ठीक है ऋतिक, यही है ना आंसर, कि सूरज की किरण जब पानी की बूंद से गुजरती है तो वो 7 रंगों में बिखर जाता है. तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब 7 रंगों में बिखरता है तो आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है? बाकी रंग कहाँ चले गए? यस ऋतिक, ब्लू कलर रेडिएट्स मोस्ट ड्यू टू विबग्योर. हाँ भाई, ये 7 रंग बिखर गए, यही तो विबग्योर है, विबग्योर. यस मोहिनी, हमारी आईज भी ब्लू कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है. अच्छा, ये तो मुझे आज पता चला, हमारी आईज ब्लू कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है. यस हर्षवर्धन,
मैम सारी लाइट स्कैटर हो जाती है बट ब्लू कलर ट्रेवल्स बिकॉज ऑफ वेवलेंथ। अच्छा चलो, भगत आपने कहा कि ये लाइट जब जल बूंद से गुजरती है 7 रंगों में बिखर गई, है ना? ये बताइए फिर इंद्रधनुष कब बनता है? रेनबो। ब्लू कलर इज मोर रिएक्टिव देन अदर कलर्स। ओके, तो कौन सा रिएक्शन यहां पे हो रहा है सौरभ? सुरभि, बिकॉज स्मॉलर वेव्स। किसकी वेव स्मॉलर है, ब्लू की कि रेड की? सुरभि। यस ऋतिक, आफ्टर रेन। हाँ हाँ, ब्लू की शॉर्ट वेवलेंथ है, एब्सोल्युटली करेक्ट सुरभि। शॉर्ट वेवलेंथ से आसमान के नीले होने का क्या रिलेशन है? थोड़ा सा इसको आप इलेबोरेट करेंगे? यस रविशंकर, wavelength of blue and dust particles are almost similar. That's why blue color see in the sky. Okay, okay, ठीक है। ओके रविशंकर, योर आंसर इज करेक्ट। सुरभि, हाँ नहीं मैं तो खैर बताऊंगी, लेकिन मैं देख तो लूँ ना किसको कितनी नॉलेज है, पता तो चले। ठीक है ना, जब आप खुद सोचते हो ना तब आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। बाकी तो मैं 2 घंटे बोलती चली जाऊं, कल आऊंगी वापस पूछूंगी, आप लोगों को कुछ याद नहीं होगा। जब आपको ये पता पड़ता अच्छा मैंने गलत जवाब दिया, तब आप ध्यान से सुनते हो, अच्छा मैं फिर सही आंसर क्या है। ठीक है ना? देखिए, जब ये आ गई धूप, याद है हमने कल स्पेक्ट्रम देखा था, सूरज से आने वाली किरण एक किरण बंडल है, ठीक है ना? बहुत सारी किरणों का, याद रखिएगा ये जो इंद्रधनुष बनता है, रेनबो, वो इस वजह से बनता है वाटर ड्रॉप से, ठीक है? और जो स्कैटरिंग होती है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। Ma'am, when there is two-time refraction and internal reflection occurs in water drops, yes, तब रेनबो रेनबो बनता है। यस यस, वेरी गुड। और रेनबो मेनली किसकी वजह से बनता है? वाटर ड्रॉपलेट्स। यस हर्षवर्धन, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, हमने देखा था सूरज से किरण आ रही है, एक किरण बंडल है बहुत सारी रेडिएशंस का, याद है हमने डिस्कस किया था, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, है ना? सूरज से आने वाली एक किरण बंडल है ये सारी रेडिएशंस का। हमने देखा गामा रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं एनर्जी घटती चली जा रही है ना? एनर्जी मेनली, राइट? तो यहां हमने देखा इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम दूर आ रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई और वेवलेंथ बढ़ गई। ठीक है ना? इसमें हम सिर्फ पकड़ते हैं विजिबल लाइट को, क्योंकि यही हमें दिखता है, बाकी रेडिएशंस हमको दिखती नहीं है। ठीक है ना, यही है विजिबल लाइट। सो ये जो जो विजिबल लाइट है ना, ये इसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। जैसे ही ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, हवा के अंदर क्या है? धूल
Yes, am I audible? ओके, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? ओके ओके ठीक है। हाँ, तो जैसे ही लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के कण से भिड़ेगी, भिड़ेगी तो ये बिखर जाएगी, स्कैटर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जब विजिबल लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, ठीक है, ये धूल के कण से टकराने के कारण बिखर जाती है। तो बिखरती है सातों रंगों में, 7 कलर्स में स्कैटर होती है, ठीक है। लेकिन तो वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं जिसको आप कहते हो वेब ग्योर, राइट। तो ये जो वेब ग्योर है, ये इसी स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम हमने बनाया ना, ये इसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। इसका मतलब, अच्छा इसके अंदर आप बताओ वॉयलेट और रेड, सो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? वेवलेंथ किस कलर की ज्यादा होगी, वॉयलेट की या रेड की? रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी, यस यस, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। तो जितना हम इधर जाएंगे वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम मतलब एनर्जी कम। तो जो लाल रंग होता है इसकी ऊर्जा सबसे कम है। हम सब चीज को जोड़ लेते हैं एनर्जी से, ठीक है ना। तो जब सफेद रंग, जब धूप से आने वाली लाइट धूल के कण से भिड़ती है, 7 रंगों में बिखर जाती है। तो इन 7 रंगों में आपस में अंतर क्या है? एनर्जी का। सो जो जहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा है वो वॉयलेट, थोड़ा उससे कम ऊर्जा वाला होगा तो वो इंडिगो दिखेगा, उससे कम ऊर्जा वाला होगा वो नीला दिखेगा, और कम ऊर्जा हरा दिखेगा। जहां सबसे कम ऊर्जा एनर्जी होगा वो लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। ये इसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। तो एनर्जी के हिसाब से इनके ये अलग अलग कलर्स में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि बिखर तो सातों रंग रहे हैं, फिर हमें नीला रंग ही क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना। तो उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हम वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू की बात करें, ये रंग कैसे हैं, इनकी ऊर्जा अधिक है, देयर एनर्जी इज हाई। और जब ये धूल के कण से भिड़ते हैं तो यही रंग सबसे ज्यादा बिखरते हैं। लाल की एनर्जी कम है, लाल की, रेड की एनर्जी कम होने की वजह से जब ये भिड़ता है तो ये रंग कम बिखरता है, ठीक है। कुछ इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल ले लें। मान लो 2 कार है, एक कार चल रही है 170 किलोमीटर प्रति घंटा, 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार दौड़ रही है, और दूसरी कार चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों गाड़ियां चल रही है, ठीक है। आगे जाके दोनों कार्स का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, दोनों कार भिड़ गई, एक आपस में नहीं भिड़ी, किसी दीवार से जाके भिड़ी, ठीक है ना। दोनों कार जाके भिड़ गई, तो आप ही बता दो कौन सी वाली कार ज्यादा बिखर जाएगी? 2 कार हैं, एक कार की स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर, एक कार की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। दोनों कार जाके भिड़ गई दीवार से, कौन सी गाड़ी ज्यादा बिखरेगी? ऑब्वियसली जिसके 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना। क्यों वो ज्यादा बिखरी? वो ज्यादा क्यों बिखरी? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी। स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी, ऊर्जा ज्यादा थी, ठीक है ना। और वो जो 25 किलोमीटर से चल के आ रही थी वो भी भिड़ेगी,
लेकिन वो हल्का सा उसकी हेडलाइट टूट के रह जाएगी, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कम थी, उसकी ऊर्जा कम थी, है ना। सेम केस यहाँ, ठीक है। ये वॉलेट इंडिगो ब्लू, ये किस स्पीड से चल रहे हैं? 170 किलोमीटर पर आवर जो कार चल रही थी ना, ऐसे तेज हाई एनर्जी वाले रेडिएशन है, ठीक है। लाल कलर क्या है? इसकी ऊर्जा कम है, ठीक है, एनर्जी कम है। तो जब ये धूल के कण से भिड़ेगा तो अब समझ में आ गया कौन सा रंग ज्यादा बिखरा? नीला। और लाल रंग कम बिखरा, ठीक है। तो जो रंग सबसे ज्यादा फैलेगा वही तो हमें दिखाई देगा। दिस इज द रीजन स्काई इज ब्लू कलर, आसमान नीला दिखाई देता है। किंतु बट द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। वाई? लेकिन सुबह और शाम के समय आसमान का रंग लाल हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यस हर्षवर्धन, बिकॉज सन इज नियर टू अर्थ ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड नाइट। ओके, सो आई गॉट वन आंसर। यस, अदर स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई फास्ट। सुबह और शाम के समय आसमान लाल क्यों हो जाता है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। देखो इमीडिएट आपका आंसर आया इसका मतलब ओरिजिनल आंसर, थोड़ा रुक के आंसर आया इसका मतलब गूगल कर रहे हो इधर उधर। फास्ट। सुबह और शाम के समय आसमान लाल क्यों हो जाता है? यस प्रिया, सन लाइट स्कैटर्ड। वो तो बेटा दिन में भी स्कैटर्ड हो रही है ना, दिन में भी तो स्कैटरिंग हो रही है, इसी को तो स्कैटरिंग कह रहे हैं, कलर का बिखर जाना, राइट? ये तो स्कैटरिंग है। यस, विजिबल लाइट हैज टू cover less distance as compared to daytime. Okay. Yes, Harshvardhan. Yes, Ravi Shankar. Only red light reaches to our eyes and rest light gets scattered. कि अच्छा सुबह और शाम के समय हमारी आंखों में सिर्फ लाल रोशनी पहुंचती है, बाकी सब बिखर जाती है। वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट रवि शंकर। वाई? लाल ही क्यों पहुंच रही, बाकी कहाँ गई? बाकी स्कैटर हो गई, पर लाल क्यों पहुंच रही है? मैम रेड कलर ज्यादा ट्रैवल करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। टुकड़ों टुकड़ों में आप सबने आंसर दे दिया। हर्षवर्धन आपने आंसर ऑपोजिट दिया। यस रवि, ड्यू टू लार्ज वेवलेंथ। यस, ठीक है। देखिए ये तो समझ में आ गया ना, नीला रंग ज्यादा क्यों बिखरता है, लाल रंग कम क्यों बिखरता है? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो नीला रंग दिन में बिखर गया, ठीक है। देखिए मान लो यहां पर इस तरफ इंडिया है, अभी मेरे पास ग्लोब है नहीं, यहां इंडिया, ये सूरज, ठीक। दोपहर के समय सूरज एकदम सामने होता है, हमने डिस्कस किया था ना दोपहर कब होती है, सूरज ठीक हमारे सर पे होता है। तो दोपहर में दूरी सबसे कम होती है। इज इट क्लियर? तो ये सफेद रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरा, हमें नीला नीला दिखाई दिया। लेकिन सुबह और शाम के समय, याद है धरती घुमा, इधर थी धरती तो रात थी, घूमते घूमते इधर आई तो सुबह हुई, इधर आई तो दोपहर हुई, इधर आई तो शाम हुई, किया था हमने। तो दोपहर के समय सूरज और स्थान की दूरी सबसे कम होती है, इस वजह से नीला रंग बिखरा हमें दिखाई दे गया, ठीक है। लेकिन सुबह और शाम के समय, तो सुबह की पोजीशन में क्या होगा, ये जगह इधर आ गई, यानी
सूरज और इस स्थान की दूरी बढ़ गई, कम नहीं होगी, ज्यादा हो गई। सुबह और शाम के समय इस स्थान और सूरज की दूरी ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई तो किरण को हवा में ज्यादा रास्ता चलना पड़ेगा। अब नीला रंग इतना ज्यादा बिखर गया कि बचा ही नहीं दिखने को। फिर आसमान दिखने लगता है पीला, फिर पीला रंग भी बिखर गया, फिर आसमान दिखने लगता है ऑरेंज, फिर ऑरेंज कलर भी बिखर गया, लास्ट तक बचता है लाल रंग। तो क्योंकि दूरी इसको ज्यादा चलनी पड़ रही है, तो जो रंग बिखरते जा रहे हैं वो हटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो जो बचेगा वही तो दिखेगा। क्योंकि लाल रंग की एनर्जी सबसे कम है, तो ये सबसे कम बिखरेगा, और जो सबसे कम बिखरेगा वही तो ज्यादा लंबा दूरी तय करेगा। तो लास्ट तक पहुंचता है सिर्फ लाल रंग। इसीलिए सुबह और शाम, सुबह के समय भी पृथ्वी और सूरज की दूरी ज्यादा होती है, शाम के समय भी ज्यादा दूरी होती है। सबसे कम दूरी कब होती है? दोपहर के समय। ठीक है, तो आप आसमान को देखो, कभी भी आसमान नीले से सीधा लाल नहीं होता, ये सारे रंग बीच में आते हैं। हल्का हरा भी होता है, अगर ध्यान से देखो, ब्लूइश ग्रीनिश कलर, हल्का हरा होता है, फिर येलो, येलो ज्यादा ब्राइट कलर है ना, वो ग्रीन को डोमिनेट कर देता है। फिर आसमान पीला पीला दिखता है, फिर थोड़ी और शाम हुई, आसमान ऑरेंज दिखता है, और शाम जब डूबने वाला होता है उससे जस्ट पहले सूरज एकदम रेड दिखता है, वेरी ब्यूटीफुल सन। ठीक है ना, क्योंकि लाल रंग सब कलर बिखर गए, बचे ही नहीं दिखने को, तो रेड कलर, क्योंकि और रेड कलर ही क्यों बचा? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी बिखरने की टेंडेंसी सबसे कम है, तो ये ही ज्यादा दूर तक चलता है। इज इट क्लियर? ठीक है हर्षवर्धन, आपने आंसर ऑपोजिट दिया था, उल्टा दिया था। यस सौरभ, टेम्परेचर इज नॉट द रीजन। इज इट क्लियर? मोहिनी मैम, फिर ग्रीन कलर का क्या होता है? ग्रीन भी दिखता है मोहिनी, आज आप आसमान को ध्यान से देखना। खैर दिल्ली में तो रंग ही नहीं दिखते, रंग दिल्ली में कलर क्या, सूरज ही नहीं दिखता। ठीक है ना, आप देखो हल्का ग्रीनिश कलर होता है, लेकिन एकदम से फिर येलो हो जाता है, येलो ब्राइट कलर है, वो डोमिनेट करता है। यस, वेरी गुड आफ्टरनून प्रगति। मैम सन बिगर क्यों दिखता है फिर? दैट इज मेनली, ये वो साइकोलॉजिकल होता है भगत, कि वो सूरज बड़ा दिखता है, साइकोलॉजिकल। क्योंकि आप जब सूरज हॉराइजन पे आता है, मतलब नीचे आता है, आप सूरज को देख रहे हो, बीच में आपको बिल्डिंग भी दिखती है, पेड़ भी दिखता है, तो कुछ ना कुछ धरती की चीजें दिखती है, फिर सूरज दिखता है, तो हमें सूरज बड़ा दिखता है। ठीक है, और वही सूरज जब आसमान में होता है, हमें बीच में और कोई क्यूज नहीं मिलते हमारे दिमाग को जो कि उसकी तुलना किसी से करे, इसीलिए वो छोटा दिखता है। दिस इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल। ठीक है ना? ठीक है भगत, ये एक साइकोलॉजिकल, ये हमारा ब्रेन है, हम किसी भी साइज की तुलना करते हैं, कोई चीज साथ में दिखती है, हम उससे उस चीज की तुलना करते हैं, तो हमारा ब्रेन को वो चीज बड़ी दिखती है। पर अगर तुलना करने के लिए कुछ भी चीज नहीं है, इसीलिए दोपहर में सूरज छोटा दिखता है। इट इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल। ठीक है, यस हर्षवर्धन मैम, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो ज्यादा ट्रैवल करेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। वो ज्यादा दूर ट्रैवल क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बिखरा नहीं ना, स्कैटरिंग कम हुई। स्कैटरिंग, ये वो कार है जो 25 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही थी, तो वो अगर भिड़ेगी, भिड़ती भिड़ती जाएगी, तो थोड़े थोड़े उसके पार्ट्स बिखरेंगे, तो ज्यादा दूर तक जाएगी कि नहीं वो गाड़ी। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द रीजन, क्योंकि रेड कलर का ऊर्जा एनर्जी कम है, इसकी बिखरने की टेंडेंसी कम है। भाई जो चीज कम बिखरेगी वही तो ज्यादा समय तक चलेगी, जो जल्दी से बिखर जाएगी तो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? सो द सेम थिंग इज दिस, दिस इज द रीजन जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं,
जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं उसमें रेड कलर यूज होता है ताकि वो दूर से दिख जाए। डेंजर सिग्नल्स देखे, डेंजर का सिंबल क्या होता है? रेड, खतरा है आगे मत जाओ। ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर यूज होता है रोकने के लिए गाड़ी को। क्यों? क्योंकि आप तेज स्पीड से कहीं दूर से आ रहे हो तो दूर से दिख जाएगा कि वहां कोई रेड लाइट जली हुई है, आप पहले गाड़ी की स्पीड कम कर दोगे ताकि ट्रैफिक तक आते आते रुक जाओ। अब सोचो वहां ट्रैफिक लाइट में लाल रंग की जगह वॉयलेट कलर यूज है, तो क्या होगा? चौराहे पे गाड़ी भिड़ने के बाद पता चलेगा अच्छा सिग्नल हो रखा था, क्योंकि दूर से तो ये लाइट दिखेगी ही नहीं, स्कैटर हो जाएगी पूरी। अब समझ में आया? जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं या खतरे के जो भी निशान हैं वो रेड रंग से क्यों शो होते हैं? क्योंकि लाल रंग दूर से नजर आता है। दूर से नजर क्यों आता है? क्योंकि वो कम बिखरता है। ठीक है ना? इसका मतलब आसमान का रंग नीला या लाल, ये सब किसकी वजह से है? डस्ट पार्टिकल। मैम यहां पर एनर्जी का रिलेशन स्कैटरिंग से है। हाँ जी, यहां एनर्जी का रिलेशन स्कैटरिंग से है। जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा है वो ज्यादा स्कैटर होगा, जिसकी एनर्जी कम है वो कम स्कैटर होगी। और जो स्कैटर हो गई तो वो बचेगी नहीं ना दिखने के लिए, जो रहेगा वही आगे दूर तक दिखाई देता है। ठीक है? तो इसका मतलब, अच्छा ये बताओ, अगर हवा में धूल के कण नहीं होंगे तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? स्कैटरिंग इज इंटेंसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यस रविशंकर, वेरी गुड, ये आपने पढ़ा भी है। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इसका मतलब अब समझ में आ गया। देखो बेटा, जब हम साइंस में बात करते हैं हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, है ना? तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली है क्या? एनर्जी के हिसाब से ही तो है। आप किसको कह रहे हो फ्रीक्वेंसी? ये देखो, ये ज्यादा पास से गुजर रही है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 1 मिनट में कितनी वेव यहां से निकल गई, यही तो है ना? और फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होगी? जब वेव छोटी छोटी होगी। अब यहां देखो वेव इतनी बड़ी है तो 1 सेकंड में यहां 1 वेव निकलेगी, यहां 1 सेकंड में 10 निकल जाएगी, तो 10 वेव यानी ज्यादा एनर्जी। ठीक है ना? वेवलेंथ कम, इसीलिए स्कैटरिंग। क्लियर है ये चीज? ठीक है? हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर व्हाट विल हैपन अगर हवा में डस्ट पार्टिकल्स नहीं। यस यस, प्लीज रिप्लाई फास्ट। अगर धूल के कण नहीं होंगे तो आसमान कैसा दिखाई देगा? यस ब्लैक। यस हर्षवर्धन, काला दिखाई देगा। यस यस मोहिनी, सफेद दिखाई देगा। सफेद दिखेगा कि काला दिखेगा? ऋतिक, रवि, ब्लैक। आप हर्षवर्धन, ऋतिक, रवि, आपका आंसर करेक्ट है। मोहिनी, सफेद नहीं दिखता है, काला दिखाई देता है। ठीक है? सोचो अगर धूल के कण नहीं होंगे तो स्कैटरिंग, ही सफेद रंग भी तो स्कैटरिंग की वजह से होता है। देखो क्या हो रहा है,
जब ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती, हल्की हल्की स्कैटरिंग होती, तब तो सफ़ेद दिखता है, और यही स्कैटरिंग जब ज़्यादा होती तो 7 कलर्स में ये बिखर जाता है। ठीक है, अगर बिल्कुल स्कैटरिंग नहीं होगी तो आसमान काला दिखाई देता है। दिस इज द रीज़न। आप देखो, जब टीवी में ब्रह्मांड का सीन दिखाते, यूनिवर्स तारे आपको दिखाते, तो बैकग्राउंड कैसा दिखाते? काला, है कि नहीं? तो काला क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वहां स्कैटरिंग नहीं होती। तो क्या वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती? सूरज की रोशनी सब जगह पहुंच रही है, पर काला क्यों दिखता है? क्योंकि स्कैटरिंग नहीं हो रही है। इज इट क्लियर? यस पंकज, वेरी गुड। इसी वजह से एटमॉस्फेयर के बाहर ब्लैक कलर होता है। ठीक है, ठीक है मोहिनी, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल्स का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल, ये जो इतना कलरफुल एनवायरनमेंट हमारे सामने है, ऊपर आसमान नीला दिखाई देता है तो उसी का रिफ्लेक्शन पानी में होता है, तो सागर नीला दिखाई देता है। ठीक है ना, इतना कलरफुल एनवायरनमेंट है। और अगर धूल के कण नहीं होते तो सब काला काला दिखता, ऊपर आसमान काला, नीचे पानी काला, है कि नहीं? ठीक है, सो नेक्स्ट लिख लीजिए आप, डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द कलर ऑफ स्काई, द कलर ऑफ स्काई। The sky appears blue during daytime. The sky appears blue during daytime and red during sunrise and sunset is because of dust particles, because of dust particles. Blue color scattered maximum, blue color scattered maximum during daytime. Blue color is scattered maximum during daytime because its energy is high. Because its energy is high. Therefore, color of sky appears blue. Therefore, color of sky appears blue. I am repeating. During daytime, blue color is scattered maximum because its energy is high. Therefore, the color of sky appears blue. However, during sunrise and sunset, during sunrise and sunset, the distance between Earth and Sun is maximum. The distance between Earth and Sun is maximum.
So blue color gets so much scattered. So blue color gets so much scattered that it is no more visible. It is no more visible. And we are able to see red color. We are able to see red color which scattered minimum. Which scattered minimum. आसमान का रंग दिन के समय आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। क्योंकि इसकी ऊर्जा अधिक होती है। इसकी ऊर्जा अधिक होती है। किंतु सुबह और शाम के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी बढ़ जाती है। इस वजह से नीला रंग इतना बिखर जाता है कि वह दिखाई नहीं देता। और सबसे कम बिखरने वाला रंग लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है ना। और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो धूल के कण होते हैं उसी पर भाप बूंद में बदलते हैं, बादल बनते हैं और बारिश होती है। ठीक है ना। क्योंकि हवा के अंदर भाप को ठोस सतह चाहिए। धूप गिरी, पानी भाप बना, ऊपर गया, तापमान कम हुआ, भाप बूंद में बदले। लेकिन भाप बूंद में बदले उसके लिए इसको हवा में ठोस सतह चाहिए। तो ये सॉलिड सरफेस कौन देते हैं? डस्ट पार्टिकल्स। इसी के ऊपर भाप बूंद में बदलती है, बादल बनते हैं और बरसात होती है। तो ये छोटी छोटी बूंदों के समूह को हम क्या कहते हैं? क्लाउड्स, बादल। ठीक है ना। तो हम ये भी तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है डस्ट पार्टिकल्स का? ये बादल बनने में सहायक होते हैं। ठीक है। और बादल बनेंगे तो बारिश होगी, यानी ये बरसात होने में सहायक होते हैं धूल के कण। ठीक है। तो इसका सेकंड इंपॉर्टेंस लिख लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंस धूल के कण का
It helps in the formation of clouds. It helps in the formation of clouds as it provides solid surface in the air, as it provides solid surface in the air on which water vapor converts into water drops. Thus clouds are formed. Thus clouds are formed and rainfall occurs. ये बादल बनने में सहायक होते हैं. ये हवा में ठोस सतह प्रदान करते हैं जिन पर जलवाष्प जलबूंद में परिवर्तित होती है. जलवाष्प जलबूंद में परिवर्तित होती है. अतः बादल बनते हैं और वर्षा होती है. अतः बादल बनते हैं और वर्षा होती है. अच्छा, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना है आर्टिफिशियल रेनफॉल, कृत्रिम वर्षा. क्या होता है? व्हाट इज आर्टिफिशियल रेनफॉल? आर्टिफिशियल रेनफॉल क्या होता है? Reply fast. Yes. हाँ, ये सिल्वर आयोडाइड क्या है, क्या काम करता है? यस ऋतिक, साइंटिस्ट आर्टिफिशियल बादल बनाते हैं और फिर बारिश करते. तो ये आर्टिफिशियल बादल किसी फैक्ट्री में बनते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं. यस. किस तरह का कैटलिस्ट प्रोसेस होता है यहाँ पर हर्षवर्धन? यस सौरभ. इंक्रीज पीपीटी थ्रू क्लाउड तो समझ में आ गया. आपने ये एनजी क्या लिखा है सौरभ? थोड़ा डिटेल में लिखिए. यस. ये क्लियर नहीं हो रहा है, जरा देखिए, बताइए. इंक्रीज प्रेसिपिटेशन थ्रू क्लाउड. नहीं, पीपीटी तो समझ में आ गया. आपने बीच में एनजी भी कुछ लिखा है. यस. किस तरह का कैटलिस्ट का काम करते हैं? यस पंकज. इंक्रीज लिखा है मैम. अच्छा, इंक्रीजिंग. ओके ओके. इंक्रीजिंग. ओके. इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन थ्रू क्लाउड. तो ये कैसे प्रेसिपिटेशन को इंक्रीज कर देते हैं?
वो तो मैं ही कह रही हूँ कि यस, आर्टिफिशियल रेनफॉल मतलब बरसात हो रही है। आर्टिफिशियल रेनफॉल, अच्छा आपका कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट का काम करते हैं। यस, आर्टिफिशियल रेनफॉल जैसी चीज अगर कोई है तो हम हर वक्त यूज क्यों नहीं करते? हमारा राजस्थान तो सूखा ही रहता है, बरसात ही नहीं होती, तो अकाल पड़ता ही रहता है। तो आर्टिफिशियल रेनफॉल जैसी चीज है तो हम ये क्यों नहीं यूज करते हमारे डेजर्ट प्रोन एरियाज में? यस, डोंट नो अबाउट द प्रोसेस। देर इज नो सच प्रोसेस एट ऑल। ओके, कोई प्रोसेस है ही नहीं। एक्चुअल में क्या है, देखिए अभी अभी हमने देखा भाप बूंद में कब बदलेगी? जब धूल के कण होंगे, तभी तो भाप बूंद में बदलेगी। अगर धूल के कण नहीं होगा तो भाप बूंद में नहीं बदलेगी। आप सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, किचन में जब हम पानी गर्म करते हैं, अगर जो कंटेनर है, बर्तन है जिसमें पानी है, आप उसको ढकते नहीं हो, खुला है, तो सारा पानी उड़ जाएगा। लेकिन अगर हम ढक देते हैं तो भाप को सॉलिड बेस मिल गया। अब वो ढक्कन पे ही भाप बूंद में बदल जाएगी और बूंद बन के वापस पानी उसमें ही गिर जाता है कि नहीं, कंटेनर में। होता है कि नहीं ऐसे? है ना, क्यों? क्योंकि सॉलिड बेस मिल गया। पर अगर सॉलिड बेस हमने हटा दिया तो भाप सारा उड़ जाएगा, भाप बूंद में नहीं बदलेगा। ठीक है ना, सेम चीज हो रही है। अगर हवा में धूल के कण नहीं होंगे, हवा में भाप बूंद में नहीं बदलेगा, बादल नहीं बनेंगे, बरसात नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, आर्टिफिशियली हवा के अंदर ये जो सिल्वर आयोडाइड है इसको बिखेर देते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड किसका काम कर रहा है? धूल के कण का। तो जैसे ही हवा में सिल्वर आयोडाइड आया, भाप, उसको सॉलिड सरफेस मिल गई, भाप बूंद में बदली, बादल बना और बरसात हो गई। तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा, कोई कैटलिस्ट का काम नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉलिड सरफेस मिल रहा है। तो सॉलिड सरफेस में देखो साइज ऑफ पार्टिकल होता है जिसपे कॉन्डेंसेशन होता है, और जो सिल्वर आयोडाइड है उसका साइज उस धूल के कण के बराबर होता है जिन पर भाप बूंद में बदलते हैं। हर धूल के कण पे भाप बूंद में नहीं बदल जाएगी, एक छोटे बारीक कण होते हैं। इसलिए इनको क्लाउड कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई, सीसीएन भी कहते हैं, क्लाउड कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई। वो धूल के कण है जिसपे भाप बूंद में बदलते। तो ऐसा एरिया जहां पर मॉइस्चर है लेकिन धूल के कण नहीं है, तो भाप बूंद में नहीं बदलेगा, बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी। तो ऐसे एरिया में हवा में सिल्वर आयोडाइड को बिखेर दिया जाएगा, तो ये क्या करेंगे, भाप बूंद में बदलेंगे, बादल बनते हैं और बरसात हो जाती है। यही आर्टिफिशियल रेनफॉल है। ओलंपिक्स के बाद, हाँ, इसी को क्लाउड सीडिंग कहते हैं, कि हमने बीज डाला और पानी बन गया, बरसात हो गई। इसी को क्लाउड सीडिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना, बीज डाला और बादल बन गए, क्लाउड सीडिंग। ठीक है ना, क्लाउड सीडिंग, बीज डाले और बादल बन गया, बरसात हो गई। क्लियर? सो ये जो प्रोसेस है इसका यूज, ये चाइना ने इसको यूज किया था ओलंपिक्स के टाइम। तो दूसरे दिन मैच होने वाला था, देखा मॉइस्चर ज्यादा है, बारिश पक्का होगी, तो वहां क्या किया, हवा के अंदर सिल्वर आयोडाइड बिखेर दिया, तो एक दिन पहले ही बरसात करा ली, ताकि जिस दिन मैच है उस दिन बारिश ना हो। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस इंडिया में भी हमने यूज किया है, लेकिन ये राजस्थान में सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? वाई वाई वी कांट यूज इट? किस एरिया में ये सक्सेसफुल हो सकता है? इन विच एरियाज इट कैन बी सक्सेसफुल? यस, यस। वाई इन बांसवाड़ा? वाई?
यस भगत, मॉइस्चर नहीं होगा वहां शायद। मैं एब्सोल्युटली करेक्ट भगत। रेगिस्तान है ना, डेजर्ट एरिया है, सूखी हवा में कितना भी सिल्वर आयोडाइड बिखेर दो बारिश नहीं होगी भाई। पानी होगा तभी तो, भाप होगा तभी तो बूंद में बदलेगा। हाँ, जहां पानी होगा यानी कोस्टल एरियाज, तटीय इलाकों में हम इसको यूज कर सकते। वेयर देयर इज वाटर, यस यस, जहां पानी होगा, ठीक है ना, जहां पानी होगा, हवा में नमी होगी, तटीय इलाके, कोस्टल एरिया, पानी के आसपास के क्षेत्र। यस, वेरी गुड मोहिनी। जहां पे पानी होगा, आसपास वाटर होगा तो हवा में नमी होगी। अगर धूल के कण की कमी है, भाप बूंद में नहीं बदलेगा, बरसात नहीं होगी। इसका यूज इसलिए बहुत ही लिमिटेड है। तो आपसे पूछ ले क्लाउड सीडिंग प्रोसेस क्या है, तो आपको समझ आ गया ना क्या है। कुछ नहीं है, धूल बिखेर दी हवा में तो भाप बूंद में बदला, बरसात हो गया। सिल्वर आयोडाइड आपसे पूछ भी सकते क्या यूज होता है मेनली। ऐसे तो ड्राई आइस भी यूज होती है, और भी बहुत चीजें यूज होती है, मेन चीज जो है वो यही है, क्लाउड सीडिंग। ठीक है, बीज डाला, बादल बन गया, बरसात हो गई। ठीक है ना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। तो यहां अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्डेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट टॉपिक, condensation and precipitation। संघनन और वर्षण। संघनन और वर्षण। मैम, आर्गन गैस का कोई यूज नहीं होता क्या? नहीं, आर्गन गैस का सच कोई यूज नहीं है, इट इज अ इनर्ट गैस, नोबल गैस है ये। ठीक है, उसका कोई सच महत्व नहीं है, रेशियो भी कम ही है, 0.93%। CO2 को तो हमने इसलिए कंसिडर किया है तो उसका रेशियो भी बहुत कम, 0.03%। लेकिन CO2 का मेन इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट था और फोटोसिंथेसिस। ठीक है मोहिनी, एज सच कोई नेचुरल सिग्निफिकेंस नहीं है आर्गन गैस का, इट इज अ नोबल गैस, जैसे जेनॉन है, ठीक है ना, रेडॉन है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज, हमने पहले कंपोजिशन किया था, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, संघनन और वर्षण। Yes. What is condensation? What is condensation? संघनन क्या होता है? संघनन water vapor converts into liquid. Yes Harshvardhan, yes Ravi Shankar, changing of water vapor into liquid, yes absolutely correct। ठीक है ना, हमने देखा, देखो पानी, ठीक, पानी पे गिरी धूप, सन, तो टेम्परेचर हाई, पानी भाप में बदल गया। तो जब पानी भाप में बदल रहा है, दिस प्रोसेस इज व्हाट, इवेपोरेशन, या हम ये कह सकते हैं वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। ठीक, जैसे जैसे ऊंचाई पे गए, हाइट पे गए तो टेम्परेचर कम, क्लियर है ना, टेम्परेचर कम हुआ, अब ये भाप बूंद में बदलेंगी।
तो धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स पे ये भाप बूंद में बदल गई, बादल बने। तो ये वाटर वेपर, जल वाष्प, ये वाटर ड्रॉप्स, जल बूंदें, जल भाप का जल बूंद में बदलना, दिस प्रोसेस इज व्हाट? कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन, वाटर वेपर का वाटर ड्रॉप में बदल जाना, ये कॉन्डेंसेशन है। ठीक है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? यस, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? बारिश। यस हर्षवर्धन, बारिश। ठीक है ना। प्रेसिपिटेट, ये सुरभि, आइस का लिक्विड में बदलना, आइस का लिक्विड में बदलना इज कॉन्डेंसेशन। सॉरी, नाउ इज सौरभ, सॉलिड is converted into liquid, this is condensation. No. Rain or snow? Yes, Ravi Shankar. Water falls down from cloud. Yes. Precipitation, PPT. Yes, yes Saurabh, PPT. सॉलिड का लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन नहीं है। ठीक है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब लिटरल इंग्लिश वर्ड है प्रेसिपिटेट, विच मीन्स सेटल डाउन, बैठ जाना। और कोई चीज बैठेगी कब? जब वो भारी हो जाएगी, भारी होगी तो बैठ जाएगी। केमिस्ट्री में पीपीटी बनता है कि नहीं? लेबोरेटरी में आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तो वो नीचे जब पाउडर जैसा नीचे जम जाता, हम कहते हैं पीपीटी बन गया, सेटल जो नीचे हो गया, भारी हो गया तो वो नीचे बैठ गया, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये भाप बूंद में बदली, तो ये वाटर वेपर का वाटर ड्रॉप में तो लगातार कन्वर्जन हो रहा है, लगातार इवेपोरेशन हो रहा है, हर वक्त कंडेंसेशन हो रहा है। तो हर वक्त बारिश क्यों नहीं होती? हर वक्त बारिश क्यों नहीं होती? यस मैम। ओके 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 सृष्टि, ठीक है ठीक है। आपका नाम यहाँ शो नहीं हो रहा है, 6034 नंबर शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? ओके। हाँ, माय क्वेश्चन इज क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? वाटर वेपर का, हाँ, हर वक्त इवेपोरेशन हो रहा है, हर वक्त कंडेंसेशन हो रहा है, लेकिन हर वक्त बारिश नहीं होती, ऐसा क्यों? जिस पंकज, ग्रेविटेशन पुल की वजह से। हाँ, आप सही कह रहे हो पंकज, ग्रेविटेशन पुल की वजह से क्या हो रहा है? मैंने क्वेश्चन ये पूछा, हर वक्त भाप बूंद में बदल रही है, तो हर वक्त बारिश क्यों नहीं होती? हाँ पंकज, ग्रेविटेशन पुल की वजह से। योर आंसर इज करेक्ट, बट थोड़ा सा आप इसे इलैबोरेट करके बताएंगे? देखिए, ये जो प्रोसेस चल रहा है भाप का बूंद में बदलना, ठीक है, तो ये तो लगातार हो रहा है, लेकिन ये जो बादल में जो छोटी छोटी बूंदें बन रही हैं, ये बहुत छोटी हैं, और बहुत छोटी होने की वजह से बहुत ही
हल्की है इसलिए ये अभी भी हवा में है, ये नीचे गिर नहीं रही है। क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि बहुत हल्की है, हवा इसके वजन को सहन कर रही है। यस पंकज, वेट इंक्रीज होगा क्लाउड्स का, और जब ग्रेविटेशन पुल होगा तब बारिश होगी। यस, वेरी गुड पंकज। ये जो भाप बूंद में बदलने का प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो है। तो ये जब बूंद बनती है इतनी छोटी है कि हवा इसके वजन को आराम से सहन कर रही, इसलिए हवा में है। अब क्या होगा, ये छोटी छोटी बूंदें धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी तो बूंदें बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बूंदें मिलके जब बहुत बड़ी हो गई तो अब इसका वजन बढ़ गया, तो वजन बढ़ गया, अब हवा इसको सहन नहीं कर पा रही, और क्योंकि इसको सहन नहीं कर पा रही तो अब ये गिरना शुरू होंगी, ठीक है। और ये जो गिरने का प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब सेटल डाउन, भारी हो गई तो ये अब नीचे बैठेंगी। समझ आ गया? ठीक है, ये किसी भी रूप में नीचे गिर सकती है, ये बूंद के रूप में गिर सकती है, रेनफॉल, ये आइस के रूप में गिर सकती है, स्नोफॉल, ये ओले के रूप में गिर सकती है, क्या कहते हैं ओलों को, ओले गिरते हैं जब। यस, देखो दिमाग में क्लिक ही नहीं कर। यस, ओलावृष्टि होती है किसी भी रूप में, ओले होते हैं ना, बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स गिरते हैं, ठीक है ना, हेल स्टॉर्म, ओले गिरते हैं, किसी भी रूप में ये नीचे गिरे तो क्या हो रहा है, मतलब भारी हो गया तो ये नीचे बैठ रहा है। तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। यस, आइस फॉल, ठीक है ना, आइस फॉल नहीं कहते उसे, हेल कहते, हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, छोटी बूंद का बड़ी होना, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसीलिए इवेपोरेशन हर वक्त हो रहा है, कंडेंसेशन हर वक्त हो रहा है, लेकिन हर वक्त बारिश नहीं होती, ठीक है ना। जैसे जैसे भाप बूंद में बदलती जाएगी, बूंदें भारी होती जाएगी, नीचे आती जाएगी। आपने देखा है जो बादल नीचे होते हैं वो ही बारिश करते हैं, ठीक है ना। यस हर्षवर्धन, हेल स्टॉर्म्स, यस, ठीक है। सो प्रेसिपिटेशन, तो ये चीज क्लियर है। कंडेंसेशन क्या है, भाप का बूंद में बदलना। सर बूंद में बदलना, अभी गिरा कुछ नहीं है, और जब गिरने लगता है वही प्रोसेस प्रेसिपिटेशन है। तो आप लिख लीजिए कंडेंसेशन, कंडेंसेशन it is that process in which water vapor converts into water drops, which generally occurs at low temperature, which generally occurs at low temperature. संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प जलबूंद में परिवर्तित हो जाती है। जल वाष्प जलबूंद में परिवर्तित हो जाती है। सामान्यतः यह प्रक्रिया कम तापमान पर होती है।
ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए प्रेसिपिटेशन, वर्षण, प्रेसिपिटेशन, वर्षण। It is that process in which water drops which is present in the air falls on earth surface in different forms वर्षण वह प्रक्रिया है जिसमें हवा में स्थित जल वाष्प हवा में स्थित जल बूंदें विभिन्न रूपों में जमीन पर गिरती हैं। ठीक है। So there are various types of condensation and types of precipitation. So we will continue this topic in next class. ठीक है। अभी तक जो किया, is it clear? Any doubt or confusion? Then please message me. Yes, Ravina? मैम विंटर्स में जब हम सुबह बाहर देखते हैं हमें ओस दिखती है, वो समर में क्यों नहीं दिखती? यही सब है कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो देखो अभी अभी मैंने बताया यहाँ ये भाप बूंद में क्यों बदल रही है रवीना, मेनली ऊंचाई पे जा करके ये भाप बूंद में क्यों बदलती है, ये बताओ। यस रवीना, यहां भाप बूंद में क्यों बदल रही है? यस हर्षवर्धन मैम, हाउ मैनी क्लासेस हैज बीन कवर्ड? आप देख लो, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस सेगमेंट में इतनी ही हुई है। यस मोहिनी, लो टेम्परेचर की वजह से, अब समझ आया, लो टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो अभी सर्दी पड़ रही है तो बाहर टेम्परेचर क्या है, लो है। तो जब टेम्परेचर यहाँ लो है, जो चीज इस भाप को ऊपर जाके मिल रहा है सर्दियों में तो नीचे ही हो गया ना, तो भाप किस में बदल गई, बूंद में। तो यही तो ओस है। ठीक है ना, यही अपना टॉपिक है। अभी इसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब समझ में आया सर्दी में ओस क्यों दिखती है रवीना, गर्मी में क्यों नहीं बनती? क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर इतना कम है, भाप को ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे भाप बूंद में बदल रही है। उसी को तो आप ओस कहते हो। लेकिन गर्मी में क्या होता है, धरती इतनी ठंडी नहीं होती रात में कि भाप बूंद में बदल जाए, इसीलिए ओस गर्मी में नहीं बनती। कोहरा हो गया, फॉग, स्मॉग, इतना बड़ा प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। तो इसी को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये पूरा टॉपिक इसी के ऊपर है। ठीक है, ओस कब बनेगी, कोहरा कब पड़ेगा, खेतों में पाला पड़ जाता है तो पाला क्यों पड़ेगा, कब स्नोफॉल होगा, कब रेनफॉल होगा। ठीक है, कश्मीर में स्नोफॉल हो रहा है, दिल्ली में बरसात हो रही है, उसका क्या कारण है, ओले कब गिरते हैं।
ठीक है, यही सब चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इक्वेटर पे रोज बारिश होती है, हमारे यहाँ तो रोज बारिश नहीं होती, क्या कारण है इसका, ये सारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू आवर दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। इज इट क्लियर? ओके 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 ललिता, रवीना, थैंक यू। यस सृष्टि, थैंक यू। यस हर्षवर्धन, थैंक यू रविशंकर, बाय।